आज के इस वीडियो में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का यूनिट 4 है, उसके सारे जो टॉपिक्स हैं हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट 4 में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो देखिए यूनिट 4 का टाइटल क्या है, जेंडर एंड स्कूल, और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स, इनइक्वालिटीज एंड रेजिस्टेंसेस, जिसमें इशू ऑफ एक्सेस है, सोसाइटल एटीट्यूड है, रिटेंशन है एंड एक्सक्लूजन है। फिर हम बात करेंगे रिप्रोड्यूसिंग जेंडर इन स्कूल, जिसमें हम करिकुलम, हिडन करिकुलम, टेक्स्ट बुक, क्लासरूम प्रोसेस, स्टूडेंट टीचर इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वर्किंग टुवर्ड जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। और लास्ट में हम देखेंगे एनालाइजिंग जेंडर विद सब्जेक्ट चॉइस सिलेक्शन एट सेकेंडरी लेवल। तो इस यूनिट में, इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। टॉपिक क्या है, स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की विद्यालय शिक्षा, जिसमें हम बात करेंगे असमानताओं की, प्रतिरोध की, इनइक्वालिटीज एंड रेजिस्टेंसेस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण है, ऐसे क्या रीजन है जिसके कारण आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश की लाखों लड़कियां हैं स्कूल तक नहीं पहुंच पाती। अगर स्कूल जाती भी हैं तो बीच में अपनी स्कूल को छोड़ देती हैं। तो ऐसे क्या कारण है, इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स, इनइक्वालिटीज एंड रेजिस्टेंसेस, की लड़कियों की विद्यालय शिक्षा, असमानताएं और प्रतिरोध। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स, की लड़कियों की विद्यालय शिक्षा, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं लड़कियों के लिए और इस देश के लिए, समाज के लिए, हम उसकी बात करेंगे। देखिए, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में एक बात बहुत अच्छी कही गई है। क्या कही गई है कि यदि आप एक आदमी को, एक लड़के को शिक्षित करते हैं तो आप केवल एक ही व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, और यदि आप एक महिला को, एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, भारत माता का सशक्तिकरण। कि अगर हम अपने देश में महिलाओं को पढ़ा रहे हैं, उनको अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, मतलब हम अपनी भारत माता को मजबूत कर रहे हैं, हम अपने देश को मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम मेल की तुलना में फीमेल को देखें तो घर के सदस्यों के साथ, बच्चों के साथ उनका टाइम ज्यादा बीतता है। तो इसलिए अगर आप एक महिला को पढ़ा रहे हैं, एक लड़की को पढ़ा रहे हैं, तो आप पूरे परिवार को पढ़ा रहे हैं। इसलिए महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है, भारत माता का सशक्तिकरण, अपने देश की सेवा करना। ठीक है। इसके अलावा अगर एजुकेशन की लड़कियों के लिए क्या क्या फायदे हैं तो उसकी अगर हम बात करें, तो शिक्षा लड़कियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। कि जितनी अच्छी एजुकेशन जो है गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, उनको प्राप्त होगी, ठीक है, उतना ही उनके लिए रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। वे आत्मनिर्भर बनेंगी, उनको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और अगर दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा तो क्या होगा कि इससे जो गरीबी का चक्र है, ठीक है, वो टूटेगा। महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होंगी, अपने निर्णय खुद ले पाएंगी। और एजुकेटेड वुमेन आर एबल टू कर्ब पॉपुलेशन ग्रोथ, की शिक्षित महिलाएं ही क्या है, जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने में ज्यादा सक्षम होती हैं। इसके अलावा एजुकेशन इनेबल्स गर्ल्स टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर लिव्स, की शिक्षा लड़कियों को अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। इससे जो बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिज है, उसमें कमी आती है। और एक एजुकेटेड जो गर्ल्स की अगर हम बात करें तो एजुकेशन प्रोवाइड्स गर्ल्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, कि शिक्षित लड़कियों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारी होती है, वो ज़्यादा अवेयर होती हैं। और इससे सुरक्षित गर्भधारण, शिशु मृत्यु दर में कमी होती है, स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं। इसके अलावा एजुकेशन प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, की अच्छी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो समाज में जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है। शिक्षा लड़कियों को समाज के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाती है। चाहे हम सांस्कृतिक दृष्टि की बात करें, सामाजिक दृष्टि की बात करें, आर्थिक दृष्टि की बात करें, राजनीतिक दृष्टि से बात करें, तो हर जगह एक एजुकेटेड जो वुमेन होती है, पढ़ी लिखी जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो समाज के सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं और समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में अग्रसर होती हैं, काम करती हैं। शिक्षित महिलाओं की सामुदायिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की अधिक संभावना होती है। ठीक है। और इससे क्या होगा
कि अगर हमारे देश में महिलाएं, क्योंकि देखिए अगर हम अपने देश की पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग आधी पॉपुलेशन महिलाओं की है, ठीक है। और ऐसे में अगर महिलाएं सामाजिक जो प्रक्रिया है, एक्टिविटीज है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेंगी, आर्थिक प्रक्रियाओं में जिसमें हम जॉब्स की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, इन सभी क्षेत्रों में भाग लेंगी, तो उससे क्या होगा, देश आगे बढ़ेगा, देश दुगनी तेजी से आगे बढ़ेगा, और इससे आर्थिक विकास और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो ये तो सारे गर्ल्स एजुकेशन के फायदे हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में अगर मान लो गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाएगी तो हमारी तो जो आधी पॉपुलेशन ही आगे बढ़ सकती है, हमारा देश तो बहुत पीछे चढ़ चला जाएगा। लेकिन अगर सभी लड़कियों को अच्छी एजुकेशन मिले लड़कों के साथ साथ, तो हमारा जो देश है दोगुनी गति से तरक्की करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन इक्वेलिटीज एंड रेजिस्टेंस इन गर्ल्स एजुकेशन की, लड़कियों की शिक्षा में असमानता और प्रतिरोध क्यों है, इसका कारण क्या है। तो इसके कुछ कारण कौन कौन से हैं। इशू ऑफ एक्सेस, पहुंच के मुद्दे, कि लड़कियां स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाती। इशू ऑफ सोसाइटल एटीट्यूड, हमारे समाज का एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण ऐसा है, ठीक है, कि वो लड़कियों को आगे बढ़ने ही नहीं देता। और इशू ऑफ रिटेंशन, कई बार स्कूल की तरफ से भी प्रॉब्लम होती है कि लड़कियां स्कूल में जाती हैं लेकिन उनको अच्छा अगर माहौल नहीं मिलता वहां पर, तो स्कूल को क्या करती हैं, कुछ टाइम तक स्कूल में रहती हैं, फिर स्कूल जाती हैं, नहीं जाती हैं, रुक रुक के जाती हैं और स्कूल को छोड़ देती हैं। और इशू ऑफ एक्सक्लूजन की, जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनकी फैमिली है, स्कूल को पूरी तरीके से जाते हैं फिर स्कूल को छोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग एक कारण है। अब इनके क्या क्या रीजन है हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर इशू ऑफ एक्सेस की बात करें, पहुंच की मुद्दे, की लड़कियां स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाती, क्या कारण है उसके। कारण, सबसे पहला कारण क्या होगा, गरीबी। देखिए गरीबी अगर हम देखें तो जड़ है एक, ठीक है। परिवार विद्यालय की फीस, यूनिफॉर्म और अन्य शिक्षा व्यय वहन करने में सक्षम नहीं होता। गरीबी के कारण जो फैमिली की बात करें तो उनके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है, परिवार में लड़के लड़की दोनों हैं, तो परिवार की प्रायोरिटी होती है कि चलो लड़कों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, लड़कियों के साथ वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या लड़कियों को स्कूल भेजते ही नहीं है। और गरीब परिवारों में लड़कियों को घर के कार्यों में मदद के लिए विद्यालय से बाहर रखा जाता है, कि भाई तुम घर देखो, तुम घर संभालो, तुम बच्चों को देखो, ठीक है, स्कूल जाकर तुम्हें क्या करना है। जेंडर स्टीरियोटाइप में प्रायोरिटाइज द एजुकेशन ऑफ बॉयज ओवर गर्ल्स की, लैंगिक रूढ़िवादिता की अगर बात करें तो लड़कियों की तुलना में लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता ज्यादा देते हैं, इसलिए लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। और इसके अलावा लैंगिक हिंसा लड़कियों को विद्यालय जाने से हतोत्साहित करती है। मान लो कोई ऐसा गांव है, कोई ऐसा एरिया है, क्षेत्र है, जहां पर हम देखते हैं कि लड़कियों का शोषण होता है, उनके साथ ज्यादा हिंसा होती है, ठीक है, माहौल वहाँ का अच्छा नहीं है, तो इस सिचुएशन में भी पेरेंट्स अपने लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजते स्कूल के लिए। इसके अलावा स्कूलिंग बीइंग फार फ्रॉम होम, के विद्यालय से अगर घर और विद्यालय के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो, दूरी ज्यादा हो, तो एक ये भी रीजन है। दूसरी बात है कि दूरी भी हो और आने जाने की जो साधन है, परिवहन है, उसकी भी कमी हो। लिविंग इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्री, अब बहुत सारे ऐसे हम देश देखते हैं ना, जैसे गल्फ कंट्री में हम काफी सारे देशों को देखते हैं जहाँ पर टेररिज्म जो है ज्यादा है, तो वहां पर भी या तो क्या कहते हैं, लड़कियों को स्कूल जाने ही नहीं दिया जाता, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता। और परफॉर्मिंग डोमेस्टिक ड्यूटीज एट होम, की बहुत बार घर के लोग लड़कियों को घर के कामों में ही लगा देते हैं, तो उनको स्कूल नहीं भेजते। तो सबसे बड़ा एक रीजन देखते हैं इशू ऑफ एक्सेस, की लड़कियां स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती, ये सारे रीजन हमने बात की, ठीक है। फिर सेकंड अगर हम देखें इशू ऑफ सोसाइटल एटीट्यूड, कि सामाजिक दृष्टिकोण के मुद्दे, हम देखते हैं कि समाज में आज भी एक तबका ऐसा है कि जिनका, अगर आप दृष्टिकोण की बात करोगे, एटीट्यूड की बात करोगे, तो आज भी बिल्कुल डिब्बे में बिल्कुल बंद है। वो लड़कियों की तुलना में लड़कों की शिक्षा को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। उनको लगता है कि लड़कियां जो दूसरे घर का मेहमान है, तो फिर उनको पढ़ा के करना ही क्या है, उससे अच्छा लड़कों को पढ़ाया जाए। तो एक एटीट्यूड इस तरह का लोग आज भी बहुतों के है, कि रूढ़िवादी जो है, पुरानी जो एक दिमाग में दृष्टिकोण चलता है, तो आज भी उस पर लोग चलते हैं। गर्ल्स एजुकेशन को प्रायोरिटी इतनी नहीं दी जाती। अगर गर्ल्स को एजुकेशन के लिए स्कूल भी भेजते हैं तो उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती। फिफ्थ क्लास, एट्थ क्लास, टेंथ क्लास, ट्वेल्थ क्लास जा रहा, उसके बाद उनको फिर से पढ़ाई छुड़वा दिया जाता है।
और हम एक चीज और देखते हैं कि कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, लड़कियों को घर के कार्यों तक सीमित रखा जाता है। अगर परिवार की बात करें तो लड़कियों की तुलना में लड़कों से ज्यादा अपेक्षाएं की जाती हैं, इसलिए उनको ज्यादा अच्छी एजुकेशन दी जाती है, तो एक रीजन ये है। ठीक है, फिर इशू ऑफ रिटेंशन की लड़कियां अगर स्कूल जाती भी हैं तो बहुत ऐसे स्कूल की तरफ से रीजन होते हैं जिसकी वजह से लड़कियां स्कूल में ज्यादा टाइम तक नहीं सरवाइव कर पाती। ठीक है, क्या क्या कारण है? इशू ऑफ रिटेंशन मतलब लड़कियां स्कूल में ज्यादा टाइम तक नहीं रुक पाती, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, सेवन क्लास, एट क्लास के बाद अपनी पढ़ाइयों को छोड़ देती हैं। क्यों छोड़ देती हैं? स्कूल की तरफ से, टीचर की तरफ से उनको मोटिवेशन नहीं मिलता, लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स एंड लो क्वालिटी एजुकेशन। ना एजुकेशन अच्छी उनको लगती है, उसको अपनी लाइफ से रिलेट नहीं कर पाती, ना जो टीचर्स का जो एटीट्यूड होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, टीचर्स जो लड़कियों को उनको सही से मोटिवेट करते ही नहीं, हो सकता है कि टीचर्स का बिहेवियर उनके लिए अच्छा ना हो। लैक ऑफ वाटर सैनिटेशन एंड टॉयलेट फैसिलिटीज की स्कूल में अगर टॉयलेट की फैसिलिटीज नहीं है, वाटर की फैसिलिटीज नहीं है, साफ सफाई नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और अगर विद्यालय के अंदर की बात करें, स्कूल में भी अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों में आपस में लड़ाई होती रहती है, गर्ल्स को लेके लड़ाई होती है, गर्ल्स के साथ छेड़छाड़, एक चीजें ज्यादा होती हैं, तो इसके कारण भी बहुत सारी लड़कियां हैं अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देती हैं। और स्कूल बीइंग फार फ्रॉम होम की स्कूल अगर घर से बहुत दूर होता है तो आने जाने का एक बहुत बड़ा मसला होता है। ठीक है, आने जाने में दिक्कत होती है, और बहुत बार होता है कि आने जाने में बीच में भी लड़कियों को छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है। अगर लैक ऑफ सेफ ट्रांसपोर्ट ऑप्शन की सुरक्षित परिवहन अगर ना हो, लड़कियों की तुलना में लड़कों की शिक्षा को ज्यादा प्राथमिकता अगर दें, लड़कियों को घर में डिमोटिवेट करें, स्कूल में डिमोटिवेट करें, लड़कियों को घर तक सीमित रखा जाए। देखिए, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको सभी में बिल्कुल आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, तो इस कारण लड़कियां स्कूल में ज्यादा टाइम तक नहीं रुक पाती, बीच में अपनी एजुकेशन को छोड़ देती हैं। और इशू ऑफ एक्सक्लूजन, बहिष्कार के मुद्दे की लड़कियां स्कूल से पूरी तरीके से अपने आप को अलग कर लेती हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल का बहिष्कार ही कर देती हैं, जाती हैं लेकिन स्कूल को पूरी तरीके से जाने के बाद फिर उसको स्कूल को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया स्कूल को? बिल्कुल उसको एक्सक्लूड कर दिया। क्या कारण है इसका? कि लड़कियों को घर के कार्यों में मदद के लिए विद्यालय से बाहर रखा जाता है कि ऐसा करो, अब बहुत पढ़ाई कर ली तुम, ठीक है, अब पढ़ के क्या करोगे तुम, ऐसा करो, स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं, तुम घर में ही रहो। और अगर हम देखते हैं कि विद्यालय में, विद्यालय के बाहर हिंसा, इस तरह के वायलेंस है, ठीक है, लड़कियों का स्कूल छुड़वा दिया जाता है, चाइल्ड मैरिज हो जाती है, कम उम्र में विवाह हो जाती है, तब भी छुड़वा दिया जाता है। स्कूल में टॉयलेट नहीं है, इस तरह की जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो एक कारण है। इसके अलावा क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, लड़कियों का शोषण हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है। इसके अलावा विद्यालय में अगर अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट है, जहाँ पे मोटिवेट करने की जगह डिमोटिवेट किया जा रहा है, लड़कियों के लिए गलत शब्द बोले जा रहे हैं। और साथ ही साथ जिस सोसाइटी में स्कूल हैं, लड़कियां हैं, वहां पर सोसाइटी की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं मिलती, कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो एक बहुत बड़ा रीजन है एक्सक्लूजन का। तो ये अलग अलग रीजन है जिसकी वजह से लड़कियां स्कूल जा नहीं पाती, और जाती हैं तो ज्यादा टाइम तक स्कूल में रुक नहीं पाती। ठीक है, अब हम बात आती है कि हाउ टू सपोर्ट गर्ल्स एजुकेशन, की लड़कियों की शिक्षा का समर्थन कैसे करें, सपोर्ट कैसे करें। तो देखिए, बाय गिविंग गर्ल्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, की लड़कियों को एक मजबूत आधार देकर, मजबूत आधार देकर मतलब फैमिली भी बच्चों को सपोर्ट करे, लड़कियों को स्कूल में जाए तो वहां पर टीचर्स भी सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। सामाजिक आर्थिक विकास में सुधार, इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, की ये समझना पड़ेगा कि भाई समाज को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो जैसे बॉयज की एजुकेशन जरूरी है, गर्ल्स की भी एजुकेशन जरूरी है, गर्ल्स को भी पढ़ाना जरूरी है। बाल विवाह को रोकना पड़ेगा, ताकि कम उम्र में लड़कियों की शादी ना हो, और लड़कियों को एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। महिलाओं को भी राजनीतिक प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा उनकी भागीदारी को बढ़ाना, जैसा हमारे कानून में किया गया है, संविधान में, कि एक तिहाई आरक्षण उनको मिला है। ठीक है, इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा बाय रिड्यूसिंग डोमेस्टिक एंड सेक्सुअल वायलेंस, की घरेलू और यौन हिंसा को कम करके इसके लिए अच्छा कानून बनाया जाए, उसको सही से इम्प्लीमेंट किया जाए, अलग अलग लेवल पे, चाहे हम कानूनी स्तर की बात करते हैं, सामाजिक स्तर की बात करते हैं, परिवार की, समाज की, पुलिस वालों की, सरकार की, हर
क्षेत्र में हर स्तर पर जवाबदेही सबकी होनी चाहिए। समुदायों के साथ एक अच्छा संवाद बनाकर कि भाई अपने आप अपने जो आपके कम्युनिटी में जो गर्ल्स हैं उनको नहीं रखो घर तक, उनको बाहर लाओ, उनको स्कूल भेजो। इसके अलावा बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाकर, ठीक है, कुछ कारण है जिसके द्वारा गर्ल्स एजुकेशन को जो है सपोर्ट किया। इससे पहले की वीडियोस में जेंडर के बारे में हमने काफी सारी बातें की और काफी सारी चीजें जानी, काफी सारी चीजें सीखी, जिसमें से हमें पता चला कि जेंडर क्या एक सामाजिक संरचना है जिसका निर्माण समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है। समाज के लोग जेंडर के आधार पर स्त्री पुरुष, मेल फीमेल और थर्ड जेंडर अदर जेंडर, इस तरह से लोगों को बांटते हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक फीमेल की बात करें, महिला की बात करें तो जेंडर के रूप में उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, किस तरह का ड्रेस पहनना है, किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है, ये निर्धारित किया जाता है। एक जेंडर के रूप में पुरुष की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ये निर्धारित किया जाता है। और यही चीज जब बच्चा पैदा होता है अपने परिवार में, तो उसका जेंडर सोशलाइजेशन होता है अपने परिवार में, स्त्रियों को देखता है, पुरुषों को देखता है कि किसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या भाषा है, किसकी क्या ड्रेसिंग है, तो ये चीजें बच्चा भी देखता है। और धीरे धीरे ये जो जेंडर प्रैक्टिस होती है बच्चे की घर से ही शुरू हो जाती है। घर से समाज में जाता है, कम्युनिटी में जाता है, वहां पर भी आसपास के लोगों को देखकर ही चीजें बच्चा सीखता है, ठीक है। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि घर में सीख रहा है, जेंडर सोशलाइजेशन हो रहा है, समाज में भी, कम्युनिटी में भी इसका सोशलाइजेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि स्कूल में भी सोशलाइजेशन हो रहा है। जब हम कहते हैं ना रिप्रोड्यूसिंग, पुनर्उत्पादन, मतलब यही चीजें बच्चा स्कूल में भी सीख रहा है। तो यहाँ पर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है ना कि स्कूल में तो हम बच्चों को जेंडर सेंसिटाइजेशन सिखाते हैं, जेंडर इक्वेलिटी सिखाते हैं, हम स्कूल में सिखाते हैं कि नहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे का जेंडर सोशलाइजेशन किस तरह से हो रहा है, तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, यही चीजें सीखेंगे कि स्कूल में किस तरह से बच्चों का जेंडर सोशलाइजेशन हो रहा है, बच्चा किस तरह से जेंडर के बारे में स्कूल में चीजों को सीख रहा है। देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ये भी ध्यान रखने वाली मतलब ध्यान रखना होगा कि स्कूल सोसाइटी का ही एक पार्ट है। स्कूल को हम कहते हैं ना मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, तो जैसी सोसाइटी होगी वैसा उसका असर कहीं ना कहीं स्कूल में पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, वो भी तो सोसाइटी से ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं, चाहे हम करिकुलम की बात करें, टेक्स्ट बुक की बात करें, स्कूल्स के रूल्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये जो जेंडर वाली चीजें हैं ना कि मेल फीमेल क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्रेसिंग है, ये चीजें हमें स्कूल में भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि स्कूल जानबूझकर करता है, ये चीजें इनडायरेक्टली होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जानबूझ के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को स्कूल बढ़ा रहा है, जानबूझ के नहीं बढ़ा रहा है। ये चीजें एक जो है ये अपने आप से एक आप कह सकते हो कि एक सिस्टम है जिसमें चली आ रही है। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में रिप्रोड्यूसिंग जेंडर इन स्कूल्स, जिसमें हम हिडन करिकुलम की बात करेंगे, टेक्स्ट बुक की बात करेंगे, क्लासरूम प्रोसेस की बात करेंगे, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन की बात करेंगे कि इन सभी के द्वारा किस तरह से जेंडर का पुनरुत्पादन होता है, रिप्रोड्यूस होता है, बच्चे का एक तरह से जेंडर प्रैक्टिस भी होती है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोड्यूसिंग जेंडर इन स्कूल, विद्यालय में लिंग का पुनर्उत्पादन। तो देखिए आप इसको एक स्टोरी की तरह समझ सकते हैं कि जैसे हम सबको पता है कि स्कूल क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक सामाजिक संस्था है। स्कूल क्यों बनाए गए हैं? ताकि समाज की जरूरतों को पूरा किया जा सके। समाज को अगर आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ना है, तो अच्छे वर्कर्स चाहिए, अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे टीचर्स चाहिए। और इनको कहाँ तैयार किया जाता है? स्कूल्स में, कॉलेज में इनको तैयार किया जाता है। तो इट इज बिल्ड टू फुलफिल सोशल नीड्स, की स्कूल का निर्माण सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। बच्चे यहाँ पर आते हैं, ह्यूमन के रूप में आते हैं और ह्यूमन रिसोर्स बनकर सोसाइटी में जाते हैं, सोसाइटी की सेवा करते हैं। और स्कूल में बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट को सीखते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज को करते हैं। इससे उनकी नॉलेज भी बढ़ती है, इससे उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। स्कूल इज ऑल्सो कॉल्ड अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी, की विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है। इसलिए समाज की संस्कृति, समाज की परंपराएं का जो है उसका असर हमें स्कूल में भी देखने को मिलता है। जैसा समाज है वैसा विद्यालय है, जैसे समाज में प्रैक्टिस चल रही है वैसे स्कूल में भी हमें चीजें देखने को मिलती है। समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता भी विद्यालय में विभिन्न रूपों में हमें दिखाई देती है। किन किन रूपों में?
चाहे हम करिकुलम की बात करें, चाहे हम टेक्स्ट बुक की बात करें, चाहे हम टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन की बात करें। तो जो रिप्रोड्यूसिंग जेंडर की जब हम बात करते हैं कि किस तरह से जेंडर वाली चीज है स्कूल में भी ये हमें देखने को मिलती है, ये डेवलप होती है। तो हम बात करेंगे करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, क्योंकि टेक्स्ट बुक है करिकुलम का एक पार्ट है, तो हम दोनों को एक साथ में देखेंगे। फिर हम हिडन करिकुलम की बात करेंगे, फिर हम क्लासरूम प्रोसेस की बात करेंगे, प्रक्रियाओं की, और स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन की। इन सब के थ्रू किस तरह से जेंडर जो है उसकी प्रैक्टिस होती है, रिप्रोड्यूस होता है। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम करिकुलम की बात करते हैं और उसमें हम टेक्स्ट बुक की बात करते हैं। तो अधिकांश अध्ययन सामग्री भी लिंग रूढ़ियों का प्रदर्शन करती है। किस तरह से करती है? आपको याद होगा, अगर हम बुक्स की बात करते हैं जिसमें हम सोशल साइंस की बुक को लेते हैं, ठीक है। तो जब आप सोशल साइंस की बुक लेते हैं ना, तो उसमें आप चाहे सिविक्स को देखें या आप हिस्ट्री को देखें, आप उस बुक में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि पूरी हिस्ट्री में ज्यादा जो बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है सिर्फ एक ही जेंडर को। मतलब हम देखते हैं, मेल फीमेल की बात करते हैं तो उसमें ज्यादा तवज्जो जो दी गई है, चाहे हम अपने क्रांति की बात करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, चाहे मुगल की बात करें, उससे पहले की बात करें, तो ज्यादा जो प्रायोरिटी दी गई है, किसको दी गई है? पुरुषों को ज्यादा दी गई है। जो अधिकार दिए गए हैं ज्यादातर पुरुषों के पास दिए गए हैं। महिलाओं को ज्यादातर क्या दिखाया गया है? एक तो महिलाओं की भूमिका बहुत कम दिखाई गई है, और दूसरा उनको दिखाया गया है कमजोर भी काफी हद तक उनको दिखाया गया है। इस तरह की चीजें हम देखने को हमें मिलती है। आप देखेंगे कि अगर आप चाहे हम ईवीएस की बात करते हैं, ठीक है, हम इस तरह की हम बुक्स को भी अगर आप देखेंगे, सिविक्स की बुक को भी देखेंगे, तो वहां पर ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि औरतों को, अगर रूरल एरिया की बात करें तो औरतों को दिखाया जाता है कि कुएं पे पानी भर भर रही है, सर पे मटका लेके आ रही है, और आदमियों को दिखाया जाता है कि वो खेतों में काम कर रहे हैं। औरतों को घर के अंदर दिखाया जाता है, आदमियों को घर के बाहर। और एक घर के अंदर का भी सीन दिखाया जाता है, तो उसमें दिखाया जाता है कि बच्चे टीवी देख रहे हैं और जो फीमेल है खाना बना रही है, आदमी अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अधिकांश अध्ययन सामग्री भी लिंग रूढ़ियों का प्रदर्शन करती हैं। एक और जहां महिलाओं को आमतौर पर रसोई और घर के कार्यों में दिखाया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर पुरुषों को बाहरी कार्य करते हुए दिखाया जाता है। तो देखिए, इससे हम ये नहीं कह रहे कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इससे मतलब बच्चों को ये पता चल रहा है कि अच्छा, औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो घर के अंदर रहती हैं, घर के अंदर का काम करती हैं, और घर के बाहर का जो काम करते हैं कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। तो इस तरह से बच्चों की जेंडर प्रैक्टिसेस बुक के थ्रू भी हो रही है। बच्चा यही चीजें तो सीख रहा है। पहले राजा बनते थे कौन? जो मेल हैं वो राजा बनते थे, और उनके पुत्र जो है उत्तराधिकारी बनते थे। रानियां जो बनती थी कौन होती थी? राजा की वाइफ, रानी, महारानी। लेकिन पावर राजाओं के पास होती थी, ज्यादा शक्तिशाली कौन थे? राजा थे। और अगर हम बात करें मेडिवल टाइम की बात करते हैं, तो अक्सर पुरुष जाते थे, युद्धों पे जाते थे, और जब पुरुष की मान लो डेथ होती थी, तो दूसरे जो राज्य के राजा थे इस राज्य पे आक्रमण करते थे, जो मुगल्स थे आक्रमण करते थे। और फिर क्या करते थे आक्रमण करके? तो जो औरतें थी बचने के लिए वो सती हो जाती थी। तो एक सती प्रथा भी हमें चीज देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं, हमारी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ वो भी जो एक जेंडर प्रैक्टिसेस है कि फीमेल का क्या रोल है, मेल का क्या रोल है, ये चीजें हमें वहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बच्चों की प्रैक्टिस स्कूल में जो करिकुलम पढ़ रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी ये चीजें हो रही हैं। पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण सामग्री अनजाने में भूमिकाओं, व्यवसाय, व्यवहारों के चित्रण के माध्यम से लैंगिक रूढ़िवादिता को बनाए रखती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो टेक्स्ट बुक है उसमें जानबूझकर ये चीजें डाली जा रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चीजें, क्योंकि देखिए बात साफ सी है कि जैसा सोसाइटी में जो चीजें चलेगी, जिस तरह का सोसाइटी के जो रूल्स हैं, जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, वही चीज तो हमें बुक में देखने को मिलती है, वही एग्जाम्पल तो लिए जाते हैं। तो जब वही एग्जाम्पल उस तरह की चीजें ली जाएंगी, तो बच्चा भी तो वही चीजें देखेगा ना, और वही चीजें देखेगा तो वही चीजें सीखेगा। कि ज्यादातर जो है कि व्यवसाय जो काम है, खेती बाड़ी जो काम है, इस तरह के जो काम है किसके हैं? पुरुषों के हैं। घर के अंदर का काम है पानी बनाने, पानी लाने का काम है, खाना बनाने का काम है स्त्रियों का है। ऐतिहासिक विषयों में महिलाओं से ज्यादा पुरुषों के विषय में अधिक वर्णन हमें ज्यादातर मिलता है। अगर हम देखिए, एक सिर्फ नाम ले लें, अगर हम झांसी की रानी की अगर बात छोड़ दें, तो अगर हम देखें तो ज्यादातर जो नाम आता है वो ज्यादातर पुरुषों का ही लिया जाता है।
और टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें तो शोविंग वुमेन कुकिंग फूड एंड मैन रीडिंग न्यूज़पेपर एट होम, कि घर में महिलाओं को खाना बनाते, पुरुषों को समाचार पत्र दिखाते, वह इस तरह का दिखाया जाता है। देखिए अभी तो कम है, लेकिन पहले की जो टेक्स्ट बुक थी उसमें इस चीजें काफी दिखाई जाते थे। पुरुषों को युद्ध पर जाते तो महिलाओं को घर संभालते हुए दिखाया जाता था। महिलाओं को पानी लाते हुए, पुरुषों को खेती करते हुए दिखाया जाता था। पुरुषों को अधिक ताकतवर तो महिलाओं को कमजोर चित्रित किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि करिकुलम और टेक्स्ट बुक के थ्रू क्या होता था कि ये जो बच्चा इसको देखता था तो उसकी जेंडर प्रैक्टिस होती थी धीरे धीरे। कहीं ना कहीं जेंडर के रूप में पुरुष के क्या रोल है, महिलाओं के क्या रोल है, बच्चा धीरे धीरे घर में भी सीख रहा है, समाज में भी सीख रहा है, स्कूल में आके टेक्स्ट बुक में भी बच्चों की इस तरह की प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, फिर हिडन करिकुलम की बात करते हैं। अब करिकुलम तो हमें समझ में आता है कि करिकुलम में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, किस तरह के मेथड्स होने चाहिए, एक्टिविटीज होनी चाहिए, सारी चीजें होती है। तो हिडन करिकुलम क्या है? हिडन करिकुलम का मतलब है कि स्कूल में चलने वाली वो सारी एक्टिविटीज और रूल्स नियम, सारी चीजें जिनका कहीं रिटर्न में कोई जिक्र नहीं मिलता, जिसका कोई करिकुलम में भी लिखित रूप में कोई जिक्र नहीं मिलता, तो उसे हम कहते हैं हिडन करिकुलम या अदृश्य पाठचर्या। आप इसको अलिखित पाठचर्या भी कह सकते हैं। तो इसमें विद्यालय के नियम, मूल्य, प्रथाएं और शिक्षकों का व्यवहार शामिल किया जाता है, जिसका जिक्र पाठचर्या में लिखित रूप से नहीं मिलता। किस तरह की प्रैक्टिस? अगर हम सुबह से बात करते हैं तो आप सब स्कूल में जाते हैं, सुबह असेंबली होती है सबसे पहले। ठीक है, असेंबली में अक्सर हमें देखा जाता है कि लड़कियों की अलग लाइन होती है, लड़कों की अलग लाइन होती है। प्रैक्टिस हो रही है ना जेंडर के आधार पर, लड़कियों की अलग लाइन है, लड़कों की अलग लाइन है। और अब ये चीजें क्या है, दिस कैन ऑल्सो शेप स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ जेंडर। और इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रार्थना में भी अगर हम देखते हैं असेंबली में, तो जो ज्यादातर जो गाने का सिंगिंग वाला जो काम होता है वो लड़कियों को ज्यादा दिया जाता है। ड्रेसेस भी देखते हैं तो हम देखते हैं लड़कियों के अलग ड्रेस होते हैं, लड़कों के अलग ड्रेस होते हैं। और कई बार तो स्कूल में ये भी देखने को मिलता है कि जो सेल्फ डिफेंस के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो उसमें जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो लड़कों से ज्यादा लड़कियों के लिए कंपलसरी कर दिया जाता है कि भाई आप सबको ज्यादा जरूरत है, आप सब लड़कों की तुलना में कमजोर है, तो आपको ये करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लड़कियों के मन में डाला जाता है कि नहीं भाई तुम थोड़ी कमजोर हो, तुम लड़कों से कमजोर हो, इस चीजें डाली जाती है। जबकि सेल्फ डिफेंस की हम बात करें तो सभी के लिए जरूरी है, सभी के लिए कंपलसरी है, लेकिन लड़कियों को ज्यादा करवाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें माइंड में डाली जाती है ना कि जो है लड़के अच्छा स्ट्रांग है, लड़कियां अच्छा उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ये सारी चीजें हिडन करिकुलम में आती हैं। इसके अलावा क्लास में भी हम देखते हैं तो क्लास में बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है कि क्लास में लड़कों के लिए अलग लाइन होती है, लड़कियों के लिए अलग, मतलब लड़के अलग डेस्क पे बैठते हैं, एक साइड लड़कियां बैठेंगे तो एक साइड लड़के। और विभिन्न गतिविधियों में लैंगिक आधार पर विद्यार्थियों को जिम्मेदारी दी जाती है। किस तरह से स्पोर्ट्स का होगा तो अच्छा ठीक है लड़के जाएंगे, रंगोली कंपटीशन है तो लड़कियां करेंगी, ड्राइंग का होगा तो अच्छा ज्यादातर लड़कियां करेंगी। सो इस आधार पर देखें तो लड़के लड़कियों में चीजें कहीं ना कहीं बांट दी जाती है। तो डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड बॉयज एंड गर्ल्स फॉर इक्वल ट्रीटमेंट, समान व्यवहार के लिए लड़के और लड़कियों के प्रति अलग दृष्टिकोण। अब समान व्यवहार क्या होगा? मान लो क्लास में लड़कियों ने अगर थोड़ा सा तेज या लाउड बोल दिया क्लास में, तो होता है यार तुम तो लड़कों की तरह बोल रही हो, तुम्हें आराम से बोलना चाहिए, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती। अगर मान लो लड़के आपस में जैसे ऐसे कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि लड़के आपस में अगर लड़ गए, ठीक है तो ठीक है कोई नहीं, लड़के लड़ते हैं, लड़कियां अगर आपस में लड़ गई, नहीं तुमसे उम्मीद नहीं की जाती, लड़कियां नहीं लड़ती। तो इस तरह का मतलब अगर मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है कि आप इस तरह से होता है कि लड़के और लड़कियां अगर किसी एक्टिविटी के लिए, किसी चीज के लिए अगर उनका कोई काम करते हैं, तो टीचर का कई बार ऐसा देखा है, ये नहीं कि सभी टीचर, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सेम काम मतलब वर्क के लिए, ठीक है, जो बॉयज के लिए अलग ट्रीटमेंट होगा, लड़कों गर्ल्स के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है। तो समान व्यवहार के लिए लड़के और लड़कियों के प्रति अलग दृष्टिकोण होता है। देखिए ये चीजें मैं तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप ज्यादा और अच्छे से आपने ये चीजें एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, तो आप मतलब इसमें आप भी अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि नहीं, जो यहाँ पर जो पॉइंट्स है क्या ये ठीक है या ठीक नहीं है। अगर मान लो ठीक नहीं है, चलो कुछ पॉइंट नहीं मैच खाते होंगे आपकी लाइफ से, तो क्या सही है आप उसको भी लिख सकते हैं आप कमेंट करके।
ठीक है। इसके अलावा जब हम क्लासरूम प्रोसेस की बात करें, कक्षा की प्रक्रिया की बात करें, तो क्लास में भी इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। किस तरह से? देखिए, कई बार देखिए, अब बहुत बार ये देखने को मिलता है कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से होता है। जो फीमेल टीचर है उनका सॉफ्ट कॉर्नर लड़कों के लिए ज्यादा होता है, मेल जो टीचर जो है उनका सॉफ्ट कॉर्नर लड़कियों के लिए ज्यादा होता है। इस तरह से काफी बार ये देखने को मिलता है। देखिए, 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन काफी बार ये देखने को मिलता है। जैसे घर पे भी अगर हम देखते हैं ना, तो जो मदर है उनका अटैचमेंट लड़कों से ज्यादा होता है, फादर का लड़कियों से ज्यादा होता है। स्कूल में भी कई बार ये चीजें देखने को मिलती है। हैविंग डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लासरूम, की कक्षा में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग अपेक्षाएं हैं। कि लड़कियों से ज्यादा अपेक्षा होती है कि वो चुप रहें, शांत रहें, अपना काम अच्छे से करके लाएं, ज्यादा तेज आवाज में ना बोलें, ग्राउंड में ज्यादा जाके जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो ज्यादा ना करें। लड़कियां जो है रंगोली में ज्यादा अच्छी हो, डांस में ज्यादा अच्छी हो, लड़के जो है स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छे हों। विद्यार्थियों के लिए लिंग के आधार पर अलग अलग नियम बना दिया जाता है। कि अगर हम जेंडर के आधार पर हम देखें तो अलग अलग नियम है। चाहे हम ड्रेस की बात करें, कि लड़कों के लिए अलग ड्रेस होगी, लड़कियों के लिए अलग ड्रेस होगी। ठीक है, लिंग के आधार पे तो इस तरह की, मतलब ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग नियम है। क्लास में सीटिंग अलग अलग हो गई उनके लिंग के आधार पर, कि लड़कियां इधर बैठेंगी, लड़के उधर बैठेंगे। और कई बार क्लास में ये भी देखने को मिलता है कि क्लास में है कि बहुत सारे टीचर ऐसे भी होते थे कि नहीं, क्लास चल रही है तो लड़के लड़कियां आपस में बात नहीं कर सकते, लड़के लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकते। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती थी। और कक्षा के अंदर लड़के और लड़कियों की अलग अलग पंक्ति में बैठना, विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए गलत लैंगिक शब्दों का प्रयोग करना। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि वो लड़की, वो लड़के, इस तरह के बॉयज गर्ल्स, इस तरह के शब्दों का प्रयोग। ठीक है, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। और कई बार जो जेंडर है उस बेस पे जो एनिमल्स के नाम होते हैं, चाहे बंदर, गधा और इस तरह के जो शब्द हैं जेंडर बेस्ड, जो गलत शब्द हैं, उनका भी प्रयोग कर दिया जाता था। कक्षा में लिंग के आधार पर विद्यार्थियों को अलग अलग जगह पे बिठाना, लिंग के आधार पर अलग अलग क्रियाएं देना, जैसे हमने बात की। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। तो देखिए, इन चीजों से ही तो प्रैक्टिस हो रही है। घर पे भी बच्चा देख रहा है, सोसाइटी में भी देख रहा है, स्कूल में आया तो जो एक्टिविटीज हो रही है स्कूल की, जो क्लास में देख रहे हैं, स्कूल में अलग अलग एक्टिविटीज हो रही हैं, वही चीजें बच्चा जब पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस बच्चे की धीरे धीरे स्कूल में भी हो रही है। स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो शिक्षकों का कक्षा में विद्यार्थियों के संग वार्तालाप भी पक्षतापूर्ण हो सकता है। किस तरह से? समान व्यवहार के लिए लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिल सकती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सेम जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर मान लो लड़कियों ने तेज बोला, ठीक है, और तो उनको ज्यादा डांट पड़ सकती है कि आप तेज कैसे बोल रहे हैं। अलग अलग लड़कों ने आपस में लड़ाई झगड़ा किसी तरह से किया और लड़कियों ने भी कर लिया, तो दोनों ही चीज, लड़कियां भी लड़ाई कर रही हैं, लड़के भी लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों को ज्यादा, कई बार ऐसा है कि उनको ज्यादा डांट पड़ती थी कि नहीं, आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, आपको इन लड़कों की तरह नहीं बिगड़ना चाहिए। कई बार एक दूसरे के एग्जाम्पल भी दे जाते हैं कि नहीं, तुम्हें इन लड़कों की तरह नहीं बनना, तुम्हें इन लड़कियों की तरह नहीं बनना। तो बच्चों द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर फलस्वरूप लैंगिक आधार पर शिक्षकों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, कि कई बार क्या होता है कि बच्चे, टीचर क्वेश्चन पूछता है और बच्चों द्वारा दिए गए प्रश्न के उत्तर के फलस्वरूप लैंगिक आधार पर शिक्षकों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग रिस्पॉन्स टीचरों का हो सकता है। लड़कों के लिए अलग हो सकता है, लड़कियों के लिए अलग हो सकता है। तो कहीं ना कई बार, चाहे हम शब्दों के प्रयोग की बात करें, चाहे आपस में बातचीत की बात करें, चाहे एक दूसरे के लिए सेम बच्चों के बिहेवियर के लिए अलग अलग उनके टीचर्स के जो रिस्पॉन्स होते हैं उनकी बात करें, तो इन सब के थ्रू कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बच्चों की जेंडर प्रैक्टिस होती है। और कई बार शिक्षक जेंडर के आधार पर बच्चों की आपस में तुलना करते हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं होती। कई बार एक जेंडर से संबंधित बच्चों की अधिक तारीफ होती है, कि कई बार क्लास में लड़कों की ज्यादा तारीफ होती है, लड़कियों की कम। कई बार लड़कियों की ज्यादा तारीफ हो जाती है, लड़कों की कम हो जाती है। ठीक है, तो कई बार लड़कों की तुलना में लड़कियों की अधिक, तो कई बार क्या कहते हैं, लड़कों की कम, लड़कियों की अधिक तारीफ हो जाती है। कई बार शिक्षक बच्चों का नाम लेकर लड़का लड़की कह के संबोधित करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे कहीं ना कहीं जो जेंडर है वो रिप्रोड्यूस हो रहा है, उसको फिर से, मतलब उसकी प्रैक्टिस स्कूल में हो रही है। अब क्वेश्चन आता है कि वेज टू प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी इन स्कूल, की किस तरह से क्लास में लैंगिक, स्कूल में क्लास में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले क्रिएटिंग अ करिकुलम दैट इज फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कि इस तरह का करिकुलम बनाना जहां पर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह की प्रैक्टिस ना दिखाई जाए। पाठचर्या द्वारा लैंगिक रूढ़िवादिता को कम करना।
शिक्षकों को कक्षा में एक सकारात्मक पर्यावरण का निर्माण करना जहां पर सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। किसी के जेंडर के आधार पर उसको कॉल करना, उसको परेशान करना, जेंडर के आधार पे अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट, तो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। कक्षा में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और प्रमोट अ स्कूल कल्चर दैट वैल्यूज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द क्लासरूम, की कक्षा में विविधता और समावेशिता को महत्व देने वाली संस्कृति को बढ़ावा देना। विद्यार्थियों को लैंगिक पहचान और विविधता के बारे में जानने का अवसर प्रदान करना, उनको अवेयर करना। विद्यार्थियों को स्वयं के पूर्वाग्रहों को चुनौती देने के अवसर प्रदान करना, कि उन्होंने जो प्रैक्टिस घर में की है, जो प्रैक्टिस सोसाइटी में की है, स्कूल में आए तो उसको चैलेंज देना कि नहीं, ऐसा नहीं है कि लड़कियां भी जो है पढ़ लिख के अच्छे पद पोस्ट पे जा सकती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि लड़कियां सिर्फ घर का काम करेंगी, लड़के बाहर का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी अपने मेहनत के बल पर, अपने इंटरेस्ट के बल पर कुछ भी कर सकता है। और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए माता पिता और समुदाय के साथ भी स्कूल को जुड़। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, टॉपिक क्या है, जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड जेंडर इक्वालिटी इन द क्लासरूम, की कक्षाओं में लैंगिक संवेदनशीलता और लैंगिक समानता। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, बात करेंगे जेंडर सेंसिटाइजेशन क्या होता है, जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, और इसको किस तरह से क्लास में प्रमोट किया जा सकता है। किस तरह से जेंडर सेंसिटाइजेशन और जेंडर इक्वालिटी के द्वारा क्लास में जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उसको कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता के बारे में। तो देखिए, जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो इस शब्द से ही हमें समझ में आता है कि सभी जेंडर के साथ बिल्कुल इक्वल ट्रीट करना, किसी के साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना। इट रिफर्स टू इक्वल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल जेंडर, कि इससे तात्पर्य क्या है, सभी लिंगों के समान अधिकारों, जिम्मेदारियों और अवसरों से है। इट इंक्लूड्स ट्रीटिंग एवरी इंडिविजुअल इक्वली, कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना शामिल है। इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट टू ऑल जेंडर, इसमें सभी लिंगों को विकास के समान अवसर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, हम उसमें राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, कि राइट टू एजुकेशन में क्या कहा गया है, 6 से लेकर 14 ईयर्स के सभी स्टूडेंट को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए, चाहे वो किसी जेंडर का क्यों ना हो। सभी लिंगों को समान अधिकार, जिम्मेदारियां और अवसर प्राप्त होते हैं, इसमें जब हम जेंडर इक्वेलिटी की बात करते हैं। और ऑल जेंडर्स इंजॉय इक्वल राइट इन ऑल एरियाज ऑफ सोसाइटी, की सभी लिंगों को समाज के सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त होते हैं, चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम राजनीति की बात करें, चाहे हम रोजगार की बात करें। ठीक है, सभी क्षेत्रों में सभी जो जेंडर्स हैं सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं। और ऑल जेंडर्स आर वैल्यूड इक्वली, कि सभी लिंगों को समान रूप से समाज में महत्व दिया जाता है। और कानून के सामने, संविधान के सामने भी सभी इक्वल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से क्लास में जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया जा सकता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है क्लास में। तो देखिए, सबसे पहली चीज क्या होगी, यूजिंग इंक्लूसिव लैंग्वेज, समावेशी भाषा का उपयोग करना। तो ऐसा नहीं कि क्लास में आप लड़कियों के लिए अलग तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, लड़कों के लिए अलग तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, नहीं। आपको एक ही जैसे आप सबसे बात करना है, कि आप इधर आइए, आप उधर जाइए, मतलब इस तरह से। आपको क्लास में ऐसा नहीं करना कि लड़कों को बोलो लड़कों, लड़कियों को बोलो लड़कियों, ठीक है। ऐसा नहीं करना, आप उनके नाम से आपको उनको बुलाना है, लड़का लड़की, और इस तरह से कहने की बजाय आप क्या करो, क्लास में सबको नाम लेकर बुलाओ। और लैंगिक भूमिकाओं के बारे में जो धारणा है उस पर सवाल उठाओ। मान लो आप बच्चों को अलग अलग टॉपिक पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो जैसे हम सोशल साइंस की बुक की बात करते हैं, अगर हम पहले की बात करते हैं, तो एक जो लैंगिक धारणा क्या थी, कि जो लड़कियां हैं उनको घर का काम सारी चीजें देखेंगी, और जो काम करना, जॉब करना, वो किसकी जिम्मेदारी है, वो लड़कों की जिम्मेदारी है। तो ये जो पुरानी धारणाएं हैं, अब
आज नई टेक्स्ट बुक आ गई है, आज के हिसाब से अगर हम देखें पॉलिसीज भी आ गई हैं, तो आपको बच्चों को बताना है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि लड़कियों की जो एक लिमिटेशन है घर के अंदर है और लड़के कमाएंगे, जॉब करेंगे, अर्निंग करेंगे, नहीं। अब तो लड़कियां और लड़के दोनों साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं, लड़कियां भी बाहर कमा सकती हैं, लड़के भी घर के कामों में हाथ बटा सकते हैं। तो इस तरह से जो एक धारणाएं बनी थी ना, इस पर सवाल उठाना। आप जब बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाएं, कोई भी कहानी सुनाएं, कोई भी चैप्टर पढ़ाएं, तो आप उनको इस बारे में बताओ कि नहीं, चीजें बदल रही हैं, ठीक है। पहले की सोसाइटी और आज की सोसाइटी में बहुत ज्यादा फर्क है। आज देखें तो काफी सारे राइट्स हैं, ठीक है, आपको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, तो आपको हर किसी को आत्मनिर्भर बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, ठीक है। तो जो पुरानी धारणा है उस पर सवाल उठाना चाहिए क्लास में, एज अ टीचर आपको उठाना चाहिए, और बच्चों से भी इस बारे में आपको बात करनी चाहिए। और प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन इन क्लासरूम एक्टिविटी, की कक्षा की जो भी गतिविधियां हो रही हैं, सभी को समान अवसर प्राप्त मतलब प्रदान करें। ऐसा नहीं कि चलो स्पोर्ट्स हो रहा है तो इसमें सब लड़के पार्टिसिपेट करेंगे, लड़कियां नहीं करेंगी, और क्लास में मान लो कोई रंगोली कंपटीशन अगर इस तरह का हो रहा है, तो नहीं, रंगोली तो सिर्फ लड़कियां बनाएंगी, लड़के नहीं बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है, जो भी एक्टिविटीज है, ठीक है, चाहे स्पोर्ट्स की हो चाहे क्लास में कोई भी हो, तो उसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, सभी को बराबर अवसर देना, ताकि ऐसा ना रह जाए कि क्लास में अच्छा ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज लड़कियों की है और ये एक्टिविटीज लड़कों की, ऐसा ना हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। इसके अलावा एनकरेजिंग स्टूडेंट टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन, की भेदभाव को चुनौती देने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, कि भाई जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। ऐसा नहीं कि भाई लड़के ही पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, लड़कियां नहीं होती, दोनों होते हैं। और हर साल देखें तो लड़कियां ज्यादा रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है लड़कियों का। ऐसा नहीं कि जो फिजिकल जो भी स्पोर्ट्स हैं उसमें सिर्फ लड़के ही आगे होंगे, लड़कियां भी आगे होंगी। तो इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप चैलेंज कर सकते हो और बच्चों को भी इसके बारे में बता सकते हो, ताकि उनका भी माइंडसेट जो अपनी उस सोसाइटी में देख रहे हैं, घर में देख रहे हैं, वो चीजें बदले। क्रिएटिंग अ सेफ एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, की सुरक्षित और समावेशी वातावरण क्लास का बनाना, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, कोई किसी को क्रिटिसाइज ना करे, कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। और क्रिएटिंग अ लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर ऑल स्टूडेंट फील वैल्यूड एंड इंक्लूडेड, की क्लास में एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पर सभी विद्यार्थी, ठीक है, अपने आप को मूल्यवान समझे। और ऐसा ऐसा मतलब एनवायरनमेंट हो क्लास का कि सभी को लगे कि हाँ वो क्लास के मेंबर हैं, क्लास की एक्टिविटीज में उनके उनको शामिल किया जा रहा है, उनके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। विद्यार्थियों को लैंगिक समानता के महत्व को समझने में मदद करना, कि आपको उनको समझाना है कि जेंडर इक्वलिटी का फायदा क्या होता है, गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए इसका क्या फायदा है, तो आपको बताना। तो इस तरह से आप अपनी क्लास में जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कर सकते हैं और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि यही बच्चे जब आप इनको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, यही आगे समाज में जाएंगे, इन्हीं से आगे समाज और बढ़ेगा। तो आप इनको अच्छी एजुकेशन देंगे, तो जब इस सोसाइटी में जाएंगे तो ये बाकियों को बताएंगे। तो इस तरह से हम जेंडर इक्वलिटी की जो बात करते हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के वैल्यूज को हम बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करें, लैंगिक संवेदनशीलता की बात करते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग अवेयरनेस एंड चेंजिंग एटीट्यूड अबाउट जेंडर इक्वालिटी, की यह लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दृष्टिकोण को बदलने की एक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य क्या है? लैंगिक भेदभाव को कम करना और अधिक समावेशी समाज बनाना। इट एम्स टू रिड्यूस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड क्रिएटिंग मोर इंक्लूसिव सोसाइटी, जहां पर सभी लोग मिलकर रहें, सभी लोग एक दूसरे के कामों में साथ हाथ बटाएं, सभी लोग समाज को, देश को आगे बढ़ाने में मिलकर योगदान करें। ऐसा ना हो कि अलग अलग काम है, सब कर ले कि नहीं ये तो लड़कियों का काम है, लड़कों का काम है, ऐसा नहीं, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सब एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझे, सब एक दूसरे की हेल्प करें, सब एक दूसरे के साथ मिलकर चले। किसी तरह का जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बल्कि एक जेंडर दूसरे जेंडर की रिस्पेक्ट करे। तो इस तरह की जो जेंडर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, कि अलग अलग जेंडर है, हमें सबके बारे में पता होना चाहिए, किसकी क्या प्रॉब्लम्स है, हर चीज हमें पता होना चाहिए, ताकि जब हमें पता चलेगा कि सामने वाले की क्या दुख है, क्या तकलीफ है, तो इससे हम एक दूसरे के लिए हमारे मन में एक सम्मान और प्रेम का भाव डेवलप होगा। तो यह लैंगिक समानता और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। इट हेल्प्स चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप, के लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देने में भी मदद करता है, कि नहीं, पुरानी जो एक बेकार की जो धारणाएं चली आ रही थी कि एक जेंडर को घर के अंदर रख दिया, दूसरे जेंडर को घर के बाहर के कामों में, और जो हम थर्ड जेंडर की बात करते हैं उनको बिल्कुल
बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया। तो इस तरह की जो धारणाएं चली आ रही थी, इसको चैलेंज करना और इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। अब हम बात करते हैं वेज टू प्रमोट जेंडर सेंसिटाइजेशन इन क्लासरूम की, कक्षा में लैंगिक संवेदनशीलता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। ट्रीटिंग स्टूडेंट इक्वली, सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना, और विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के समान अवसर प्रदान करना, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, डांस की बात करें, म्यूजिक की बात करें, रंगोली की बात करें, ड्राइंग की बात करें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। ठीक है, कि सब पार्टिसिपेट उसमें करें। ऐसा ना हो कि कुछ एक्टिविटी सिर्फ लड़कियों की हो जाए, कुछ एक्टिविटी सिर्फ लड़कों की हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू रिस्पेक्ट द अपोजिट सेक्स, की विद्यार्थियों को विपरीत लिंग का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब आप में जेंडर अवेयरनेस होगी ना, कि अलग अलग जेंडर जो है, ठीक है, किसकी क्या प्रॉब्लम है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है, तो इस तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि आप एक लिंग को दूसरे के प्रति आप प्रोत्साहित कर सको कि भाई आपको एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना, बल्कि एक साथ चलना है, एक दूसरे की हेल्प करना है। डिस्करेजिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर, की लिंग भेदभावपूर्ण व्यवहार को हतोत्साहित करना है। इसके अलावा एनकरेजिंग एनकरेजिंग स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, की विद्यार्थियों को दूसरों के हितों को समझने के लिए प्रोत्साहित करना, और विद्यार्थियों को एक दूसरे पे गलत टिप्पणियां करने से पहले सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, कि भाई आप किसी को कुछ गलत बोलो तो आप सोच लो पहले कि अगर गलत बोलने का क्या परिणाम हो सकता है। तो मतलब इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना क्लास में, कि कोई एक दूसरे के बारे में गलत ना बोले, कोई जेंडर बेस एक दूसरे का मजाक ना उड़ाए, कोई एक दूसरे के लिए गलत शब्दों का प्रयोग ना करे। चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप की रूढ़िवादिता को चुनौती देना, कि जो वही हम बात कर रहे हैं कि जो पुरानी जो थिंकिंग चली आ रही है जेंडर के आधार पे, तो उनको चुनौती देना है। ठीक है, गिविंग अपॉर्चुनिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स टू वर्क टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट, के अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, तो ऐसा नहीं करना जैसे पहले होता था स्कूलों में, कि लड़कियों का अलग ग्रुप बना दिया, लड़कों का अलग ग्रुप बना दिया, लड़कियों को अलग बिठा दिया, लड़कों को अलग बिठा दिया, एक काम लड़कियों को दे दिया तो लड़कों को अलग दे दिया। ऐसा नहीं करना, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो ये डिस्क्रिमिनेशन है ना, ज्यादा होता है। इसलिए जो भी प्रोजेक्ट दो, जो भी काम दो, सबका एक इंक्लूसिव ग्रुप बनाओ, जहाँ पर ग्रुप में जो है लड़के लड़कियां दोनों का ग्रुप मिक्स होना चाहिए। ठीक है, ताकि सब मिलकर उस पर काम करें। तो लड़के और लड़कियों को एक साथ प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर दो। और नोट सेपरेटिंग स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, की इस तरह की जब एक्टिविटी हो तो विद्यार्थियों को लिंग के आधार पर अलग अलग नहीं करना, लड़कियों और लड़कों दोनों को समान अवसर देना। और आंसरिंग चिल्ड्रंस क्वेश्चन अबाउट जेंडर विदाउट हेजिटेशन, की बिना किसी हिचकिचाहट के लिंग के बारे में जो बच्चों के जो प्रश्न है उसका उत्तर देना। और देखिए, हमेशा क्लास में जो होना चाहिए इस तरह का आप होना चाहिए, कि मतलब आपका जो रवैया होना चाहिए बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। जेंडर के बारे में भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो ऐसा नहीं कि आप एक जेंडर को ज्यादा अच्छा बताओ, दूसरे को कम अच्छा बताओ, नहीं, आपका बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। तो बच्चों की जो भी इस तरह के क्वेश्चन है, बिना हेजिटेशन के आप उसका आंसर। आज का ये वीडियो, और इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आपके लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है। क्या जब हम 10th तक अपनी एजुकेशन लेते हैं और उसके बाद अलग अलग स्ट्रीम आती है, अलग अलग एरिया आते हैं, कॉमर्स है, साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, कुछ बच्चे जो हैं वोकेशनल में जाते हैं, आईटी में जाते हैं, तो क्या अलग अलग एरियाज में आप जाते हो, अलग अलग सब्जेक्ट आप ऑप्ट करते हो, तो क्या उस पर जेंडर का असर पड़ता है? हाँ, तो क्यों? अगर नहीं पड़ता तो क्यों नहीं पड़ता? कुछ सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, जैसे होम साइंस की बात कर लेते हैं, हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम वोकेशनल की बात करते हैं, हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, तो क्या इन सब्जेक्ट को भी जेंडर के आधार पर लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? या स्कूल वाले जेंडर के आधार पर, अच्छा तुम लड़की हो तुम होम साइंस ले लो, तुम लड़के हो तुम फिजिकल एजुकेशन ले लो, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इसी बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, एनालाइजिंग जेंडर विथ सब्जेक्ट चॉइस सिलेक्शन एट सेकेंडरी लेवल, की माध्यमिक स्तर पर विषय चयन के साथ लिंग का विश्लेषण। तो ये टॉपिक आपकी लाइफ से काफी रिलेट करता है। और इस बारे में अगर क्वेश्चन भी आ जाए तो ऐसा नहीं कि आप बुक्स को ढूंढो, आपने जो खुद एक्सपीरियंस किया है आप यहाँ पर उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, आखिर तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं।
तो आज का हमारा टॉपिक है एनालाइजिंग जेंडर विद सब्जेक्ट चॉइस सिलेक्शन एट सेकेंडरी लेवल की माध्यमिक स्तर पर विषय चयन के साथ लिंग का विश्लेषण। तो देखिए जो हम अलग अलग पॉइंट्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो एक सिंपल सा जो हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है खुद का, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है, आप इसको बुक में आप ढूंढोगे ना तो उतना अच्छा आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने पास्ट में जाएंगे ना, अपने अपने क्लास में, आपके क्लास में चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, उनको आप देखेंगे और उनकी लाइफ को देखेंगे, और उसके बाद जब 10th क्लास में पहुंचने के बाद किस एरिया में जाना है, तो उन्होंने जो सब्जेक्ट आपने आपके फ्रेंड ने जो सब्जेक्ट लिया, तो किस आधार पर लिया, किस बेस को लिया, जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप इस आंसर को और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो हैं हम उस पर बात करते हैं। इंडियन एजुकेशन स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सेम इन ऑल स्टेट। कि देखिए जब इंडियन एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, पहले 10+2 था, और आज के टाइम में अगर हम देखें तो 5+3+3+4 हो गया। तो अब तो ये धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रहा है। जिसमें हमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की वो हमने 10+2 वाले में कंप्लीट किया है। तो उसमें हम क्या देखते थे कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक तो हम देखते हैं कि सभी को एक जैसी ही एजुकेशन दी जाती थी, सबकी सेम सब्जेक्ट होते थे। अलग अलग स्टेट की अगर हम बात करें तो टॉपिक अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो क्लास 1 से लेकर 10 तक आपको सभी को सेम सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। दो स्टेट को अगर हम ले लें, यूपी बिहार, तो वहां पर पहले ऐसा भी होता था कि 8 क्लास तक सब सेम सब्जेक्ट पढ़ते थे, और जैसे हम दिल्ली में करते हैं कि 10th के बाद हम कॉमर्स आर्ट्स साइंस में जाते हैं, तो वहां पर पहले 9th क्लास से ही अलग अलग एरिया में चले जाते थे। तो लेकिन अगर ओवरऑल हम पूरे भारत की बात करें तो क्लास 1 से लेकर 10 तक सबको एक कॉमन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, जिसमें हम 10+2 के स्ट्रक्चर की बात करें ना, और ऑल जेंडर्स हैव टू स्टडी ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट टिल क्लास 10 की। सभी जेंडर के लिए कक्षा 10 तक सभी को लगभग एक समान विषय पढ़ने पड़ते थे। बस अलग अलग स्टेट की अगर हम बात करें तो उसमें भाषाएं, कुछ भाषाओं में कुछ अंतर हमें देखने को मिलता था। और मेन अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जब क्लास 10th कंप्लीट होती थी ना, तब काफी हमें चेंजेस देखने को मिलता था। चेंजेस क्या हमें देखने को मिलता था, अलग अलग हमें स्ट्रीम देखने को मिलते थे। 10th के बाद कॉमर्स एक अलग स्ट्रीम हो जाती थी, ह्यूमैनिटीज आर्ट्स अलग हो जाता था, साइंस अलग हो जाता था। किसी को जल्दी जॉब चाहिए तो वो आईटी या वोकेशनल कर लेता था, वो अलग हो जाता था। तो 10th के बाद हमें ये चेंजेस देखने को मिलता था। डिफरेंट सब्जेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फील्ड्स, की विषय विभिन्न विषयों को अलग अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत कर दिया जाता था, चाहे हम कॉमर्स की बात करें, ह्यूमैनिटीज की बात करें, साइंस की बात करें, वोकेशनल की बात करें। और स्टूडेंट चूज डिफरेंट फील्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, की विद्यार्थी आप सब हम सब अपनी अपनी रुचि के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों का चयन करते थे। द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। की कई बार ऐसा भी होता था कि जो बच्चे ऐसे होते थे कि जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते थे, तो वो सब्जेक्ट ऑप्ट करने से पहले पहले देखते थे कि भाई उनकी स्थिति कैसी है। क्योंकि अगर हम साइंस की बात करें, कॉमर्स की बात करें, तो इन सब्जेक्ट में हम ऐसा माना जाता है कि भाई इसमें ट्यूशन की जरूरत पड़ती है, तो उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। एक जो सब्जेक्ट होते हैं थोड़े से ज्यादा महंगे होते हैं। तो बहुत बार अपनी आर्थिक स्थितियों के कारण भी लोग क्या करते थे, बच्चे क्या करते थे कि वो कॉमर्स और साइंस में ना जाके वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेते थे। और बहुत बार अगर हमने देखा कि परिवार में मान लो अगर लड़के हैं लड़कियां हैं, तो वहां पर इस तरह की चीजें हैं कि अगर रिसोर्सेज कम है तो परिवार के लोग लड़कों पे ज्यादा खर्च करते थे। लड़के ने साइंस ले ली, कॉमर्स ले ली, और लड़कियों को फिर आर्ट्स दे देते थे। तो यहाँ पर भी एक जेंडर बेस्ड हमें रीजन देखने को मिलता है। तो कई बार विद्यार्थी गरीबी के कारण जो साइंस और कॉमर्स नहीं ले पाते थे, क्योंकि इस पर अधिक धन और अधिक समय खर्च होता है। इस कारण उन्हें अन्य क्षेत्रों की ओर जाना पड़ता था, चाहे हम वोकेशनल की बात करें, चाहे हम ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं। मैनी टाइम्स जेंडर फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। की बहुत बार विषयों के चयन में लैंगिक कारण भी जिम्मेदार होता था। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो घर में गरीबी है, अब बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, तो अब किस पे ज्यादा खर्च करें, तो लगता है कि चलो नहीं लड़कों पे खर्च करते हैं। तो लड़के साइंस कॉमर्स उनको दिया जाता था, और लड़कियों से कहते थे कि यार तुम आर्ट्स ले लो, यहाँ पे इतनी ज्यादा ट्यूशन की जरूरत पड़ती नहीं है, तो तुम इसको पढ़ लो। और दिस में लीड टू मोर मैन चूजिंग टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल करियर्स। की इस कारण अधिक पुरुष तकनीकी और प्रौद्योगिकी करियर इस एरिया में चुनते थे। और जो हम फीमेल्स की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो वो किस तरफ ज्यादा जाती थी, ह्यूमैनिटीज की तरफ जाती थी, साइंस की तरफ जाती थी।
और कई बार लड़कियों को गृह विज्ञान विषय का चयन करने के लिए कहा जाता था। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पर क्या था कि 10th क्लास के बाद 11th क्लास में था कि लड़कों को, जितने भी लड़के हैं उनको सब्जेक्ट मिलेगा इकोनॉमिक्स, और जितनी भी लड़कियां हैं उनको इकोनॉमिक्स नहीं मिलेगा, उनको होम साइंस मिलेगी। इसके अलावा लड़कों को मिलेगा फिजिकल एजुकेशन, और लड़कियों के लिए मतलब होम साइंस, इस तरह के ऑप्शन हुआ करते थे। तो पर्टिकुलर जैसे होम साइंस सब्जेक्ट है, लड़कियों का सब्जेक्ट बना दिया गया। फिजिकल एजुकेशन है, वो लड़कों का सब्जेक्ट बना दिया गया। तो कई बार लड़कियों को गृह विज्ञान विषय का चयन करने के लिए कहा जाता था। बॉय आर आस्क्ड टू चूज फिजिकल एजुकेशन। अगर हम रूरल एरिया की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि गर्ल्स को ज्यादातर क्या दिया जाता था, होम साइंस दी जाती थी। और बॉयज की बात करते हैं तो उनको एग्रीकल्चर और इस तरह के सब्जेक्ट उनको दिए जाते थे। और इन वोकेशनल सब्जेक्ट, गर्ल्स जो सब्जेक्ट रिलेटेड टू, चाहे हम सिलाई की बात करें, फैशन डिजाइनिंग की बात करें, बुटीक की बात करें, इस तरह की सब्जेक्ट जो हैं वो लड़कियों के फेवरेट माने जाते थे, कि ज्यादातर लड़कियां इन्हीं सब्जेक्ट को चूज करती थी। और लड़कों की बात करें तो वो इलेक्ट्रीशियन है, कंप्यूटर ऑपरेटर, इस तरह के मोबाइल रिपेयरिंग, ये चीजें ज्यादा सीखते थे। तो लड़कों की मानी जाती थी कि इंजीनियरिंग में लड़कों की ज्यादा रुचि है, लॉ में ज्यादा रुचि है। और लड़कियों की बात करें तो मेडिकल की बात करते हैं, नर्सिंग की बात करते हैं, टीचिंग की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं कि लड़कियों की लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, लिखने में उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो इनकी रुचि ज्यादा इसमें मानी जाती थी। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इनमें भी जेंडर होता था कि अच्छा, लड़कों के ये सब्जेक्ट है, लड़कियों के ये सब्जेक्ट है, लड़कियों को ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, लड़कों को ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ये अंतर देखने को मिलता था, और आप सबने भी इसको फील किया होगा।